हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। हमारा पार्ट नंबर 6 है जर्नल का। इसमें आपको सिखाया जाएगा वो इम्पोर्टेंट बातें, मतलब कंसिडरेशंस, वो जो आपको बातें दिमाग में रखनी है। उन्हीं के आधार पर ही आप दुनिया की किसी भी एंट्री को कर सकते हो। अगर आपने दिमाग में नहीं करा सेव तो हो सकता है आपको दिक्कत हो सकती है कुछ भी। सर क्या इन्हीं के बेस पे हम सारी एंट्री कर देंगे? नहीं भैया, इन्हीं के बेस पे नहीं करेंगे। ये तो वो बातें हैं जो आपको एंट्री करते वक्त दिमाग में रखनी है। एंट्री तो आप किसी और रूल्स के बेस पे करोगे, जो कि आपको मैं सिखा चुका हूँ। पर्सनल, रियल और नॉमिनल आपको सब सिखा चुका हूँ मैं। लेकिन अभी उसके बेस पर भी मैं आपको ना कुछ ट्रिक्स देने वाला हूँ। ट्रिक्स, अगर आपने वो ट्रिक्स दिमाग में रख ली तो दोस्तों आप दुनिया की किसी भी एंट्री को कर पाओगे। वो ट्रिक्स आपको कल वाली वीडियो में देखने को मिलेगा कि कल मैं आपको क्या सिखाने वाला हूँ, ट्रिक्स जिससे आप किसी भी एंट्री को कर पाओगे। तो सर वो फटाफट से पहले ये बातें लिखवा दो। सर वीडियो कितनी बड़ी होने वाली है? बहुत छोटी वीडियो होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन सर आज बुक में से सिखा दो। बुक में से, ओके, बुक में से दिखाता हूँ मैं आपको। दोस्तों ये रहा डी.के. गोयल की बुक है ये, और इसमें जर्नल के बारे में कुछ बातें लिखवाई गई हैं इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत प्यारी बातें हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, जूम इन, ओहो ओहो ओहो, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो इधर इंपॉर्टेंट बातें कौन कौन सी हैं। इन द ट्रांजेक्शन्स relating to the purchase or sales of goods, it has been decided whether a transaction is for cash or for credit because the entry is passed accordingly। आपको बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलेगी। पैसा आ रहा है, जा रहा है, उसको दिया, वहाँ से आया, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होंगी, आपको समझ में नहीं आएंगी। तो आपको देखना पड़ेगा उस ट्रांजेक्शन्स में कि कैश आ रहा है या जा रहा है, या हो सकता है आपने उधार माल बेचा है या उधार माल खरीदा है। तो उसी के बेस पे, उसी के आधार पे अकॉर्डिंगली आपको एंट्री करनी पड़ेगी। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, वो 3 बातें दिमाग में रखनी है बस ये। उसके बाद कैश एक्सपेंस के लिए कुछ बातें दिमाग में रखनी है। आपको सारी बातें लिखवाने वाला हूँ, समझो पहले इस बात को, फिर हम लोग यहाँ पर आके पढ़ लेंगे, फिर आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। ये सर पहले आप समझा दो, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर आके पढ़ लेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पर लिखवाते हैं आपको फटाफट से, थोड़ा सा पेज छोटा कर लेते हैं। यस, कुछ पॉइंट्स हैं आपको जो दिमाग में रखने हैं। ये सर पहला पॉइंट करवा लीजिए। पहला पॉइंट कराने से पहले मैं एग्जाम्पल लिखवाऊंगा। एग्जाम्पल पढ़वाने वाला काम मेरा बुक से हो जाएगा। अब एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल है गुड्स सोल्ड फॉर रुपीज़ 1 लाख। मैंने क्या बोला? मैंने मतलब मेरे बिजनेस ने गुड्स को सोल्ड करा है 1 लाख रुपए का। मेरे बिजनेस ने 1 लाख रुपए का माल बेचा है। इस ट्रांजेक्शन्स को ध्यान से देखो, कैमरा लगा के देखो इस ट्रांजेक्शन्स को, जो कि परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स की है। मतलब गुड्स सोल्ड करा है, या तो परचेज की होगी या सेल की होगी। यहाँ पर साफ साफ क्लियर है ये किसकी है, ये सेल की होने वाली है, ठीक है ना, सेल की है। अब इसमें जो नेम है परचेजर का या सेलर का यहाँ पे गिवन नहीं है। जिसको मैंने सेल करा है, क्या उस सेलर का यहाँ पर नाम गिवन है? नहीं गिवन है। क्या इसने जिससे माल परचेज करा है, क्या उसका नाम गिवन है? नहीं गिवन है, कुछ भी गिवन नहीं है। तो दोस्तों इस केस में ये माना जाएगी हमारी कैश की ट्रांजेक्शन्स। क्या मान जाएगी? कैश की ट्रांजेक्शन्स। आप लोग पहले फाइंड आउट करना सीखो कि ये कैश की है या उधार की है। कैश की ट्रांजेक्शन्स ही मानी जाएगी। सर दोबारा बोलो सर, कैसी कब मानी जाएगी? जब आपको किसी पार्टी का नाम गिवन नहीं हो कि मैंने किससे माल खरीदा है या मैंने किसको माल बेचा। अगर आपको दोनों चीज़ें क्लियर नहीं है, और उस केस में आपको ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो कैश की मानी जाएगी, ऐसा मान के चलना है, ठीक है ना। फिर अकॉर्डिंगली आपको एंट्री करनी है कि पैसा आया और माल गया। जैसे कि मैंने गुड सोल्ड करा है फॉर रुपीज़ 1 लाख रुपए। अब यहाँ पर ये क्लियर नहीं है कि आपने 1 लाख रुपए का तो माल बेचा है। क्या ये क्लियर है कि ये नकद बेचा है या उधार बेचा है? इसको पढ़ते हुए समझ में आ रहा है कुछ कि आपने ये नकद बेचा है उधार बेचा? कुछ क्लियर हो रहा है? पहले बताओ देखते हुए। गुड सोल्ड फॉर रुपीज़ 1 लाख, बस ये लिखा है। भाई ये तो उधार भी हो सकता है, ये नकद भी हो सकता है। पर इस ट्रांजेक्शन ध्यान से देखो, इसमें क्या सेलर का नाम गिवन है? नहीं है। सर परचेजर का नाम गिवन है? नहीं है। तो उस केस में आप इसको मान लेना कैश की ट्रांजेक्शन्स। यस सर, क्लियर होगा। ये थोड़ा सा दोबारा से रिवाइंड कर लेना वीडियो को, और मैं आपको थ्योरी में पढ़वा दूँगा, आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लिखो, दूसरा वाला एग्जाम्पल लिखो। अभी आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। दूसरी वाली बातें लिखो। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, लिखो फटाफट से। गुड्स सोल्ड टू मनीष। गुड्स सोल्ड टू मनीष, मैंने मनीष को माल बेचा। इस बार साफ साफ कर रहा हूँ, गुड्स सोल्ड टू मनीष फॉर कैश रुपीज़ 1 लाख। ये चलो 10,000 मैंने गुड्स सोल्ड करा है। इस बार मैंने गुड्स सोल्ड टू मनीष लिख दिया है। ध्यान से देखो, इस बार गुड्स सोल्ड टू मैंने मनीष लिख दिया है। इस ट्रांजेक्शन को ध्यान से देखो, परचेज और सेल्स ऑफ गुड्स की है। भाई सीधी सी बात है, ये परचेज या सेल दोनों में से किसी एक की होगी? परचेज या सेल की होगी, इसमें दोनों में से किसी एक की होने वाली है। क्या इस वाले क्वेश्चन में जो नेम ऑफ परचेजर है या नेम ऑफ सेलर है, क्या गिवन है या नहीं है? यस सर गिवन है, और अलोंग विद कैश होना चाहिए। जो उसका नाम है वो अलोंग विद कैश होना चाहिए, मतलब नेम
अलोंग विद कैश, मतलब नेम तो लिखा है लेकिन साथ ही साथ आपका कैश भी लिखा हुआ है, तो दोस्तों उस केस में ये वाली ट्रांजैक्शन भी हमारी कैश की मानी जाएगी। यस सर, ये भी क्लियर होगा, ये भी हमारी किसकी मानी जाएगी, कैश की मानी जाएगी, चाहे भले ही पार्टी का नाम लिखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मनीष लिखा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे साथ साथ आपका कैश भी लिखा होना चाहिए, तो उस केस में ये वाली जो हमारी ट्रांजेक्शन्स है वो कैश की ही मानी जाएगी। बच्चे बहुत गलती करते हैं, नाम देख लेते हैं, नाम आ गया तो उसका मतलब है कि उधार बेचा होगा, नाम है तो इसका मतलब है कि उधार मैंने सोल्ड करा होगा, उधार मतलब मैंने बेचा होगा। भैया नाम से मतलब नहीं है, नाम के साथ ही साथ अगर आपका कैश भी लिखा रहा है इसका मतलब है कि फिर आपने उसको कैश में माल बेचा है या उसको कैश में माल आपने खरीदा है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सर अगला और लिखवा दीजिए एग्जाम्पल, बस ये लास्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल एक और लिख लीजिए फटाफट से। मैं सिंपल कह रहा हूँ, गुड्स सोल्ड टू प्रिया, बस ये लिखा है, गुड्स सोल्ड टू प्रिया फॉर रुपीज़ 4,000 रुपये का मैंने माल बेचा प्रिया को, बस ये लिखा है, मैंने 4,000 का माल बेचा प्रिया को। यहाँ पर भी देखो सेल के परचेज़ की हमारी ट्रांजैक्शंस है, यहाँ पर परचेज़र जो नेम है परचेज़र का या सेलर का है, यहाँ पर गिवन है कि मैंने इसको माल बेचा या किससे मैंने माल खरीदा, यहाँ पर सब कुछ गिवन है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये कैश की ट्रांजैक्शंस है या हमारी कैश की क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस है, क्या यहाँ पर कुछ क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमारी ये जो ट्रांजैक्शंस है आपकी क्रेडिट की मानी जाएगी, क्रेडिट की हमारी मानी जाएगी। सर थोड़ा समझ में नहीं आया, ओके। यहाँ पर ये बात तो क्लियर है, मैंने माल सेल करा है, और यहाँ पर ये भी क्लियर है कि मैंने यहाँ पर प्रिया को सेल करा है, यहाँ पर मैंने प्रिया को सेल करा है। जब भी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन्स में अगर आपको किसी पार्टी का नेम शो हो जाता है, ठीक है ना, अगर आपको ये क्लियर नहीं है कि ये कैश की है या क्रेडिट की, अगर आपको ये क्लियर नहीं है तो उस केस में आप लोग इसको क्रेडिट की मान लोगे। अगर आपको इफ़ नॉट क्लियर कि वो कैश की है या क्रेडिट की है तो उस केस में हम लोग क्रेडिट को इसको मान लेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाम आ गया हमारा प्रिया का। सर नाम तो सर यहाँ पर भी आया था मनीष का, लेकिन मनीष के साथ साथ यहाँ पर कैश भी लिखा हुआ था। जब भी पार्टी के नेम के साथ हमारा कैश दिखाई दे जाएगा तो समझ जाना वो हमारी जो ट्रांजेक्शन है वो कैश की ही मानी जाएगी। लेकिन जब सिर्फ पार्टी का नाम आ रहा है लेकिन यहाँ पर कैश की बात नहीं हो रही है, तो उस केस में यही कि नाम आ गया ना, नाम आते समझ जाना कि मैंने वो जो ट्रांजेक्शन करी है वो उधार बेसिस पे करी है। किस बेसिस पे करी है? उधार बेसिस पे करी है। जब सिर्फ नाम आ रहा है तो उधार बेचिए, जब नाम के साथ कैश आ रहा है तो फिर कैश करिए, और जहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, ना नेम आ रहा ना कैश आ रहा, तो उस केस में हम लोग क्या मान लेंगे? कैश की मान लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर होगी? सर दोबारा बोल दो ना, इसी बात को, बड़ी प्यारी बात लग रही थी। ओके, जब सिर्फ नाम आ रहा है, सिर्फ नाम, जहाँ पर कैश नहीं आ रहा, सिर्फ नाम आ रहा है तो उधार माल बेचा है। उधार बेचा चाहे खरीदा कुछ भी मान लेना, ठीक है, चाहे बेचा हो चाहे खरीदा हो, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर गुड्स सोल्ड की जगह लिख दूंगा परचेज, तो फिर बात एक ही है, आपने परचेज करा है प्रिया से, तो नाम आ गया ना उधार, लेकिन नाम के साथ अगर कैश आ रहा है तो फिर कैश ही माना जाएगा, लेकिन ना नाम आ रहा ना कैश आ रहा है फिर कैश मान लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर होगी? यस सर, क्लियर हो गई है। ये रहा हमारा पार्ट नंबर 6 का पहला पेज, और एक पार्ट नंबर 6 का, पार्ट नंबर 6 का मुझे सेकंड पेज लेना पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी बात मुझे लिखवानी नहीं है, तो क्या मैं इसी में लिखवा दूँ? यस सर। सर पेज ख़राब क्यों करो, इसी में लिखवा दो, ठीक है। छोटी सी बात का थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना प्लीज़। इन केस ऑफ एक्सपेंस, इन केस ऑफ एक्सपेंस, अब बात हो रही है खर्चों के केस में। खर्चों के केस में चाहे आप खर्चे की बात हो रही है ना, चाहे नेम ऑफ पार्टी जो चाहे रिसीव कर रही है चाहे पेमेंट कर रही हो, अगर आपको गिवन है ना तो उस केस में ये आपकी कैश की ट्रांजैक्शन ही मानी जाएगी। अगर आपका पार्टी का नेम अगर गिवन है, अगर आपका पार्टी का चेन चाहे नेम है चाहे भले ही गिवन हो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे पार्टी का नेम भले ही गिवन हो, जैसे आपका यहाँ पर पार्टी का नेम गिवन है ना, तो फिर आपको मैंने बोला क्रेडिट मानी जाएगी। लेकिन खर्चे वाले केस में अगर पार्टी का नेम गिवन है और कुछ गिवन नहीं है तो उस केस में क्रेडिट की नहीं मानी जाएगी, उस केस में क्या मानी जाएगी? कैश की ही मानी जाएगी ट्रांजेक्शन्स। बस ये बात आपको दिमाग में बोलनी थी मेरे को। क्या बोला मैंने? दोबारा बोल देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर बोला एंट्री के केस में, माल खरीदने और बेचने के केस में, यहाँ पर माल खरीदने और बेचने की बात हो रही है सिर्फ, तो उस केस में अगर पार्टी का नेम गिवन है तो मैंने मान ली क्रेडिट के ट्रांजेक्शन्स की, मतलब मैंने उधार माल खरीदा होगा या मैंने उसको उधार माल बेचा होगा। लेकिन अगर मैं माल खरीदने बेचने की बात नहीं कर रहा, मैं खर्चों की बात कर रहा हूँ, मेरे बिजनेस के कई सारे खर्चे भी आते हैं, मैं खर्चों की बात कर रहा हूँ। खर्चों के केस में चाहे उस पार्टी का नेम गिवन हो चाहे गिवन नहीं हो, अगर मान लो पार्टी का नेम यहाँ पर गिवन है, जैसे मान लो पार्टी का नेम यहाँ पर राम गिवन है कि राम को मैंने सैलरी दी, भाई पार्टी का नेम गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, यहाँ पर मैंने माना उधार, और यहाँ पर भी गिवन है, लेकिन यहाँ पर मानूंगा मैं उसको कैश। क्या बात समझ? खर्चों के केस में कैश मान लूँगा और बाकी माल खरीदने और बेचने के केस में उसको क्या मानूंगा? मैं उधार मानूंगा, ठीक है ना। सर एग्जाम्पल में लिखवा दीजिए। एग्जाम्पल में जैसे कि मान लीजिए, लिखो सैलरी पेड टू हरीश, सैलरी पेड टू हरीश, सैलरी पेड टू हरीश रुपीज़ 10,000। मुझे बताओ कैश की या क्रेडिट की, बस आपको ये बताना है। सर नाम आ गया, इसका मतलब उधार है।
अरे नाम आ गया, उधार है भैया, वो क्या उसकी है माल बेचने खरीदने के, यहाँ पर माल थोड़ी ना खरीद रहा बेच रहा है। ठीक है नाम आ गया, ठीक है मैं जानता हूँ नाम आ गया, जैसे यहाँ पर नाम आया था यहाँ पर भी नाम आ गया। तो भैया आप इसको देखते ही, नाम देखते ही मत बोल देना कि वो क्रेडिट के ट्रांजेक्शन है। वो आप ये भी देखो यहाँ पर कि माल खरीदने बेचने की तो है या फिर खर्चे की है। हाँ सर वो एक्सपेंस की है, सैलरी की हो रही है। तो उस केस में अगर नाम आ गया है ना तो फिर आपकी वो कैश की ही मानी जाएगी। ओके सर, सैलरी पेड टू हरीश ₹10,000, अगर मैंने पेड कर दी है सैलरी 10,000 रुपये की, तो उस केस में मेरी क्या मान जाएगी, कैश की मानी जाएगी। दिमाग में रखना, स्टार लगा लेना इस बात को, कहीं आप उधार मान लो इसको, नाम आ गया उधार होगी, ऐसा कुछ नहीं है भैया, खर्चे वाली बात हो रही है, इसलिए मैं इसको कैश की मान लूँगा। ये सर बातें क्लियर होगी। सर थोड़ी सी वाली वीडियो हार्ड लगी है हमें, भाई हार्ड नहीं लगी, जब क्वेश्चन कराऊंगा ना तो इस वाली वीडियो को मैं कह रहा हूँ देखना भी तुम्हारा मतलब दुश्वार हो जाएगा कि मतलब यार वाली वीडियो देखी क्यों थी हमने। फिलहाल के लिए आपने अगर वीडियो देख ली पूरी तो ये वेल एंड गुड फॉर यू, इंग्लिश में कहते हैं ना वेल एंड गुड फॉर यू, वैसे कहते हैं इंग्लिश में ना, वेल एंड गुड फॉर यू, मतलब तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है। तो गाइस पार्ट नंबर 7 से हम लोग सारी की सारी एंट्री करने वाले हैं, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि पार्ट नंबर 6 में क्या सिखाया करता था मैं आपको, ठीक है ना। सारी बातें आपको एक एक करके सारी क्लियर होने वाली हैं, एक एक करके सारी क्लियर होने वाली हैं। तो गाइस ये हमारा पार्ट नंबर 6, और जो हमारी कल जो वीडियो आने वाली पार्ट नंबर 7 आने वाली, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मैं एंट्री कराऊंगा। अब कोई थ्योरी नहीं, अगर थ्योरी है भी तो मैं आगे कभी कवर कर लूँगा, पार्ट नंबर 15 16 में कभी आसपास कवर कर लूँगा, लेकिन अभी आपको सिर्फ 4-5 वीडियो ना सिर्फ प्रैक्टिकल की सीखनी है, ठीक है। जहाँ पर मुझे लगेगा थ्योरी करवानी जरूरी हो जाएगी तो गाइस मुझे करवानी भी पड़ेगी। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजो, काफ़ी सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप पर हाई करके भेजते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं, उनको नोट्स सेंड करते करते बहुत लोग मांग रहे हैं, तो गाइस उसका भी समाधान निकालेंगे। लेकिन आप लोग नोट्स हमसे ज़रूर मांगो, आज मतलब हम 24 घंटे के अंदर ना आपको नोट सेंड कर देते हैं। हम लोगों ने टीम बैठा रखी है अब, तो टीम आपको नोट सेंड करने का काम करती है। अगर आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं तो हमें कॉल कर सकते हो इस नंबर पे, ट्राई करना पहले व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ लेना कि सर हमें कुछ डाउट्स पूछने हैं, तो मैं आपको एक टाइम बताऊंगा या हमारी टीम आपको टाइम बताएगी, उस टाइम पे आप उस कॉल कर लेना और अपने डाउट्स ले सकते हैं बिल्कुल फ्री, ठीक है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, वीडियो के बारे में जो भी आपकी राय है जरूर लिखवाएं कमेंट बॉक्स में, जो कि काफ़ी अच्छा लगेगा, हमें पढ़ते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है हमें मोटिवेशन के तौर पे, ठीक है ना। तो गाइस चलो मिलते हैं, एक पार्ट नंबर 6 था, तो पार्ट नंबर 7 के संग मिलते हैं कल, बाय।